महंगाई, बेरोजगारी और आम जनता के इस त्रिकोण ने आज हमारे पूरे समाज को अपनी चपेट में ले रखा है। सुबह की शुरुआत चाय के चुस्के से होती है और वहीं से हमारी जेब पर डाका डलना शुरू हो जाता है। आप सुबह सुबह जब दूध का पैकेट लेने डेयरी पर जाते हैं, किराने की दुकान से राशन का सामान उठाते हैं या सब्जी मंडी का रुख करते हैं, तो जेब से निकलने वाला हर एक एक्स्ट्रा सिक्का इस बात की गवाही देता है कि महंगाई अब सिर्फ अखबारों की हेडलाइन नहीं, यह हमारे और आपके घर के चूल्हे की कड़वी हकीकत बन चुकी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के नियम कहते हैं कि देश में खुदरा महंगाई दर CPI 4% के आसपास होनी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था संतुलित रहे। लेकिन जब हम असलियत में बाजार जाते हैं तो अरहर की दाल, सरसों का तेल, मसालों के दाम और रसोई गैस का सिलेंडर आपको अर्थशास्त्र के सारे किताबी नियम भुला देता है। पिछले 3-4 सालों में खाने पीने के ज़रूरी चीज़ों और फूड इन्फ्लेशन की दर जिस तेज़ी से 6 से 8% के बीच बनी हुई है, उसने देश के मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के पूरे मासिक बजट को तहस नहस करके रख दिया। सरकारें लगातार यह तर्क देती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने, वैश्विक सप्लाई चेन बिगड़ने या युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण यह महंगाई आई है। राहत के नाम पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी मुफ्त राशन की योजनाएं भी चलाई जा रही, जो बेहद गरीब तबके को सहारा तो देती हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल उस टैक्स भरने वाले आम कामकाजी मध्यम वर्ग का है, जिसकी आमदनी सालों से वहीं की वहीं टिकी है, मगर बाजार में खर्च गुना हो चुका है। इस बढ़ती हुई महंगाई के जख्म पर सबसे बड़ा नमक छिड़कने का काम करती है हमारे देश की बेरोजगारी की संख्या। जरा उस पिता का दर्द सोचिए जो अपने जीवन भर की गाढ़ी कमाई अपने जमीन या गहने गिरवी रखकर अपने बच्चे को इस उम्मीद में पढ़ाता लिखाता है कि डिग्री हाथ में आते ही घर की आर्थिक हालात बदल जाएंगे। लेकिन आज जमीनी हकीकत यह है कि देश में जितने ज़्यादा पढ़े लिखे युवा हैं, उनके बेरोजगार होने की आशंका अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों के मुकाबले दोगुनी हो चुकी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMI) और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि देश की कुल बेरोजगारी दर भले ही 7-8% दिखती हो, लेकिन 15 से 29 साल के शहरी युवाओं में यह आंकड़ा 15% के पार पहुंच जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारा युवा मेहनत नहीं करना चाहता, उसमें काबिलियत की कमी है। असली दिक्कत हमारे सरकारी सिस्टम की सुस्ती, लाल फीताशाही और घोर लापरवाहियों में छिपी है। एक सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलता है, युवा सालों तक अपने कमरे या लाइब्रेरी में रात दिन एक करके तैयारी करता है, फॉर्म की फीस भरता है, किराए के पैसे जुटाकर परीक्षा केंद्र तक जाता है और फिर ठीक परीक्षा के दिन या रिजल्ट आने से पहले खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। नीट, UGC, नेट से लेकर राज्यों के तमाम बड़ी भर्ती परीक्षाओं में हुए हालिया विवादों ने करोड़ों होनहार छात्रों का भरोसा अंदर से तोड़ दिया है। सरकार ने इसके जवाब में कड़ा एंटी पेपर लीक कानून तो लागू कर दिया है, जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना और 10 साल की जेल का प्रावधान है। लेकिन कड़े कानून कागजों पर बनने के बाद भी जब तक जमीनी स्तर पर परीक्षाएं बिना किसी धांधली और भ्रष्टाचार के समय पर पूरी नहीं होंगी, तब तक युवाओं का यह कीमती वक्त और उम्र लौट कर नहीं आने वाली, जो प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ रही है। यह पूरा आर्थिक चक्रव्यूह सिर्फ रोजगार मिलने या न मिलने और महंगाई तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि यह आगे बढ़कर आम आदमी की 2 सबसे बुनियादी जरूरतों, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जाकर चोट करता है। आज के समय में एक आम भारतीय परिवार का सबसे बड़ा डर ये होता है कि घर का कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार न पड़ जाए। भले ही फाइलों और विज्ञापनों में आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के बड़े बड़े दावे किए जाते हो, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कस्बों और ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, PSC और सरकारी अस्पतालों में आज भी अच्छे डॉक्टर, बेड और आधुनिक जांच मशीनों का भारी टोटा है। नतीजन मजबूरी में इंसान को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जहां इलाज के नाम पर एक ही झटके में उसकी बरसों की जमा पूंजी साफ हो जाती है और कई परिवार कर्ज के दलदल में डूब जाते हैं। यही हाल शिक्षा का है, जहां सरकारी स्कूलों के जर्जर हालात के डर से माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, जिनकी बेलगाम फीस और डोनेशन भरना किसी जंग जीतने जैसा हो गया है।
ऑक्सफैम जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट साफ बताती है कि हमारे समाज में आर्थिक असमानता का आलम यह है कि देश के शीर्ष 1% आबादी के पास कुल संपत्ति का 40% से ज्यादा हिस्सा है, जबकि नीचे की 50% आबादी के पास महज 6% संपत्ति बची है। यह अमीर और गरीब के बीच की चौड़ी होती खाई साफ दर्शाती है कि नीतियां समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रही है। अगर हमें वाकई इस दमखोट स्थिति को बदलना है और देश के भविष्य को बचाना है, तो सबसे पहले हमें अपनी राजनीति के एजेंडे और विमर्श को बदलना होगा। बदलाव की शुरुआत तब होगी जब देश में सरकारी नौकरियों का एक पारदर्शी और फिक्स कैलेंडर बनेगा, जिसके तहत यह अनिवार्य किया जाए कि 6 महीने के भीतर परीक्षा भी होगी, पूरी ईमानदारी से रिजल्ट भी आएगा और युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर भी मिलेगा। इसके साथ ही सरकारों को केवल बड़े कॉरपोरेट घरानों को टैक्स में रियायतें देने के बजाय उन छोटे कुटीर और मध्यम उद्योगों को मजबूत करना होगा और बैंकों से आसान लोन देना होगा, क्योंकि देश में 80% से ज़्यादा रोजगार यही सेक्टर पैदा करता है। हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी सिर्फ कागजी डिग्री बांटने वाली मशीन बनाने के बजाय उसे बाजार की मांग के हिसाब से स्किल बेस्ड या कौशल विकास से जोड़ना होगा। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी, यानी इस देश के नागरिकों की है। जब तक हम और आप चुनाव के समय अपने पवित्र वोट को जाति, धर्म, संप्रदाय या राजनीतिक दलों द्वारा बांटी जाने वाली मुफ्त की रेवड़ियों और चुनावी फायदों के नाम पर बेचते रहेंगे, तब तक कोई भी राजनीतिक दल इन बुनियादी मुद्दों पर गंभीर नहीं होगा। हमें रैलियों में जाने वाले नेताओं के सामने खड़े होकर उनसे सीधे रोजगार, महंगाई पर लगाम, अच्छे स्कूल और बेहतर अस्पतालों पर कड़े सवाल पूछने होंगे, क्योंकि जब तक देश का आम नागरिक जागकर अपने इन लोकतांत्रिक और आर्थिक अधिकारों के लिए मजबूती से खड़ा नहीं होगा, तब तक आम जनता का यह संघर्ष और जेब खाली होने का यह सिलसिला यूं ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।